नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश एंड आई एम वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज का ये हमारा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि एलएलबी के 5 और 3 इयर्स के रिजल्ट्स स्टेट सीईटी सेल ने रिसेंटली पब्लिश किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस या कैप राउंड के बारे में डाउट्स पूछते हैं। बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो उनका जो भी कंफ्यूजन है, जो डाउट्स है, वो क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा और लंबा वीडियो होने वाला है, अराउंड 20 या 25 मिनट्स का। लेकिन इसको अगर आप प्रॉपरली ध्यान से देख लोगे तो आपके जितने भी मैक्सिमम डाउट्स है रिलेटेड टू कैप प्रोसेस या एलएलबी कॉलेजेस में जो एडमिशन प्रोसेस है, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं तो स्टेट सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब भी जाओगे तो बेसिकली इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है, क्लिक हियर टू कैप पोर्टल एकेडमिक ईयर 2022-23 और क्लिक हियर टू सीईटी पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 22 और 23। तो अगर आपको सीईटी का स्कोर जानना है या स्कोर कार्ड देखना है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है वो जब कभी स्टार्ट होगी तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो स्टेट सीईटी सेल या इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऐसा है, cetcell.mahacet.org। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप सीईटी सेल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का विंडो दिखेगा और यहाँ पे जो लॉ का रिलेवेंट जो सेक्शंस है वो है पॉइंट नंबर 7 जहाँ पे लिखा है एमएच एलएलबी 3 इयर्स लॉ सीईटी एंड देन पॉइंट नंबर 10 जहाँ पे 5 इयर्स का रिजल्ट दिया है। तो राइट हैंड साइड में क्लिक हियर टू व्यू स्कोर कार्ड ये ऑप्शन आता है, उसके उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। कैंडिडेट लॉगिन, तो एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और लॉगिन कर देना है तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो स्कोर कार्ड समहाउ लुक्स लाइक दिस, जहाँ पे फोटो आपका रहेगा, आपका स्कोर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर और ये सब डिटेल्स दिए गए हैं। तो आप इसको आराम से देख लेना। अब ज्यादातर लोगों ने इसको कर लिया रहेगा, ऐसा मेरा असम्पशन है। अब अगर आप यदि कैप वाले पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये विंडो ओपन होता है और ये रिसेंटली मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट जैसे जैसे अलग अलग अपडेट होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे दिखते जाएंगे। जो सेंटर में जो जगह है, फ्री स्पेस है, वहां पे वो लोग अपलोड करेंगे। एक और चीज खास है कि यहाँ पे जब भी कोई भी नोटिस आती है तो उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सीईटी के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। एमबीए के लिए भी सीईटी होती है, होटल मैनेजमेंट के लिए होती है, आर्किटेक्चर के लिए होती है, इंजीनियरिंग के लिए होती है, वैसे लॉ के लिए भी होती है। तो कई बार स्टूडेंट जो है वो एमएचटी सीईटी के ऊपर क्लिक करता है, उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेता है और वो लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो एमएचटी सीईटी ये इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर के लिए है और हमारा वाला जो है वो एमएच लॉ सीईटी और एमएच लॉ सीईटी 3 इयर्स के लिए है, मतलब 5 ईयर और 3 ईयर। तो आप जब भी कोई भी अपडेट देखेंगे तो प्लीज उसका टाइटल ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है एंड होपफुली आपको इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया रहेगा। अब लास्ट ईयर में 2021 में उन्होंने इस तरीके से एक रिजल्ट्स की फाइल भी, पीडीएफ फाइल भी अपलोड की थी, जहां पे ऑल ओवर इंडिया जो भी जिसका मेरिट है उस हिसाब से उनका नॉर्मलाइज स्कोर आता है और उनका नाम, उनका रोल नंबर, ये सब चीजें दी गई है। तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका एग्जैक्ट प्रिसाइज रैंक कौन सा है। बट इस साल उन्होंने प्रिसाइज रैंक अभी तक अपलोड नहीं किया है, बट आपको इतना पता है कि आपका स्कोर क्या है और आपका स्कोर कौन से रैंक के दरमियान आ रहा है, ये उन्होंने दिया है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। सो दीज आर दी 2021 ईयर के फाइनल ईयर के रिजल्ट्स है। आगे बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, वी एट राइट डायरेक्शन एकेडमी वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक क्लैट, लॉ, सीईटी एज वेल एज हम लोग सेमेस्टर पैटर्न के लिए भी पढ़ाते हैं। तो लास्ट ईयर में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन किया। सो देयर वर मोर देन 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 20 to 25 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 100 मार्क्स। और ऑब्वियसली सभीयों के नाम यहाँ पे लिखना या उनका फोटो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, बट दीज आर दी सम ऑफ द रिजल्ट्स एंड दीज पीपल आर दी टॉपर्स फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूट। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले आपको कॉलेजेस के बारे में या उनके कट ऑफ के बारे में जानना है तो पहले ये समझ के चलिए कि आपको पहले कोर्स आपको कौन सा करना है इसके बारे में श्योर होना पड़ेगा।
अब जो लोग ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का एलएलबी करते हैं, उनके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, बैचलर्स इन लॉ या 3 इयर्स एलएलबी। इसको एलएलबी इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो ऐसा है, लेक्स लेगियम बैकलोरेस। इसका मतलब इन शॉर्ट ऐसा व्यक्ति जो लॉ में एक बैचलर है, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, 3 इयर्स एलएलबी। तो वहां पे बीएलएस बीबीए ये सब कुछ चीजें नहीं आती है। बट जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड क्लियर की है और जो लोग 5 इयर्स लॉ के लिए जा रहे हैं, जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहा जाता है, तो उनके सामने मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर दो ऑप्शंस रहता है। एक होता है बीएलएस एलएलबी, मतलब बैचलर्स इन लेजिस्लेटिव साइंस और लॉ, और दूसरा होता है बीबीए एलएलबी, मतलब बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ। अब मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर अगर पुणे यूनिवर्सिटी या बाकी नासिक, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ये सब जगह पे अगर आप देखोगे तो वहां पे बीए एलएलबी और बीबीए ये ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज में बैचलर ऑफ आर्ट्स एलएलबी है, वो मुंबई यूनिवर्सिटी में बीएलएस कहा जाता है। ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ये काफी हद तक मिलता जुलता है, क्योंकि बीएलएस के अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो उसमें भी यू विल फाइंड कि देर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दी सब्जेक्ट्स विच आर टॉट इन आर्ट्स एंड दोज विच आर टॉट इन लेजिस्लेटिव साइंस। तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। अब इनका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है, दिस इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हर सेमेस्टर में आपको इनिशियली पहले 5 सब्जेक्ट रहता है, और धीरे धीरे फिर हायर सेमेस्टर्स में 6 सब्जेक्ट वगैरह हो सकते हैं। अब ये जो बीबीए एलएलबी है, इसमें आपको दो टाइप्स के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। एलएलबी के मतलब लॉ के, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सेट्रा। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी सब्जेक्ट उसी सेमेस्टर में आपको रहेंगे, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। तो पहले सेमेस्टर में आपको लीगल मेथड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन और लीगल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 3 टॉपिक है जो एलएलबी को डील करता है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये बीबीए को डील करता है, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को। तो दैट इज हाउ आपको सभी चीजों में ये रहेगा कि मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपके रहेंगे वो बीबीए और एलएलबी दोनों के मिक्सचर रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलएलबी। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 ये देख सकते हैं। उसके बाद सेमेस्टर 7 8 9 10 दिया गया है। तो ऑल इन ऑल अगर हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट 3 साल तक, तो आप देखिए कि 6 into 5 इज 30, और फिर आगे आपको 6 सब्जेक्ट, मतलब 24 25 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो रफली 54 to 55 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो पूरे 5 इयर्स के टाइम पीरियड में। सिमिलरली इफ यू गो टू बीएलएस एलएलबी, बैचलर्स इन लेजिस्लेटिव साइंस, तो इसका जो सिलेबस है, इसका जो इंक्लिनेशन है वो आर्ट्स की तरफ है। अब यहाँ पे दो मेजर डिफरेंसेस है। बीएलएस में जो नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको पास करने हैं पहले 4 सेमेस्टर्स में, वो कंपैरेटिवली कम है। मतलब जैसे वहां पे बीबीए में 5 थे, यहाँ पे सिर्फ 3 है। और दूसरा कि इसका जो झुकाव है वो आर्ट्स की तरफ है। मतलब यदि अगर आप लिस्ट देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ कोड्स, इस तरीके के टॉपिक्स सबको दिखेंगे। तो बीएलएस एलएलबी ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइट वेट है एज कम्पेयर टू बीबीए एलएलबी। और बीबीए में एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सब चीजें टॉपिक ज्यादा होता है। एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव साइंस में आपको आर्ट्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट ज्यादा होता है। एक और चीज डिफरेंस इसमें यह है कि बीएलएस एलएलबी या बीए एलएलबी के कॉलेजेस आपको महाराष्ट्र में ज्यादा दिखेंगे। जैसे अगर मुंबई की बात करूं, तो मुंबई में तकरीबन 38 कॉलेजेस आर देयर फॉर बीएलएस एलएलबी, और बीबीए एलएलबी के लिए मात्र सिर्फ 4 कॉलेजेस है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब एक बार आपको ये समझ में आ जाए तो उसके बाद आप आराम से ये चूज कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि इसमें कुछ कुछ सेमेस्टर्स में, जैसे सेमेस्टर 8, सेमेस्टर 10, यहाँ पे आपको चॉइस सब्जेक्ट भी है, इसको इलेक्टिव भी कहते हैं या ऑप्शन भी कहते हैं। जैसे आपको क्रिमिनोलॉजी और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक टॉपिक आप ले सकते हैं, या फिर टैक्सेशन या फिर बैंक्रप्सी। तो यहाँ पे आपको चॉइस दिया है सेमेस्टर 8 में। तो इस तरीके से आपको जिस किसी विषय में ज्यादा मोमेंटम है, आपको जिसकी पसंद है, वो टॉपिक आप पिक कर सकते हैं। 3 इयर्स एलएलबी मुंबई यूनिवर्सिटी का करिकुलम यहाँ पे दिया गया है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सिंपल करिकुलम है, जिसमें 3 साल है, 6 सेमेस्टर है, और हर सेमेस्टर में एवरेज 4 सब्जेक्ट आपको दिखेंगे। और हर ऑल्टरनेट सेमेस्टर में आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पेपर भी हो सकता है। जैसे पहले फर्स्ट ईयर एलएलबी में लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वन, टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज एंड लीगल लैंग्वेज इंक्लूडिंग लीगल राइटिंग, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर सेमेस्टर 2 में लॉ ऑफ क्राइम्स, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो इस तरीके से आपका ये सेकंड ईयर एलएलबी का टॉपिक है, सिलेबस है, और फिर ये थर्ड ईयर का है। ये जो डेटा ये फ्रीली गूगल पे कहीं पे भी अवेलेबल है, आप कहीं पे भी थोड़ा सा सर्च करेंगे तो यू विल गेट टू नो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5 इयर्स एलएलबी की कॉलेजेस की लिस्ट के ऊपर। अब आप देखिए कि वैसे तो महाराष्ट्र में अराउंड 140 प्लस कॉलेजेस है, और सबके बारे में अगर बताने जाए तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो इफेक्टिवली प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए मैंने तीन ही डिस्ट्रिक्ट या तीन सिटीज को कवर किया है, बट जो डेटा, जो लॉजिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो बाकी सिटीज के लिए भी लागू पड़ेगा। ओके, so these are the important documents and all this data has been copyrighted, so I will request all of you to use this only for the educational purposes। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जीएलसी, और यहाँ पे ये चर्च गेट में आता है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इसका टाइमिंग दिया गया है, टोटल जो फीस है इसकी वो कितनी है, और टोटल इंटेक कितना है। वैसे टोटल इंटेक इसमें 240 का आता है। इसमें जो 180 सीट्स है वो गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है, जिसमें फीस कम रहेगा, और बची हुई जो 60 सीट्स है वो सेल्फ फाइनेंस्ड है, जिसमें फीस स्लाइटली मार्जिनली थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और ये कॉलेज बीएलएस एलएलबी ये कोर्स ऑफर करता है। फिर चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर कॉलेज ऑफ लॉ मलाड, उसके बाद केईएस श्री जयंतीलाल एच पटेल कॉलेज, ये वेस्टर्न साइड में है। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी चेंबूर में है। यू हैव राजर्षि शाहू महाराज कॉलेज विच इज इन विक्रोली। तो यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ, फिर आराम से इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो तीन टाइप के कॉलेजेस होते हैं। पहला, ऐसे कॉलेज जो गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट फाइनेंस है, गवर्नमेंट चलाती है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरे ऐसे कॉलेजेस जो कि माइनॉरिटी कॉलेजेस है। अब आप देखिए कि भारत में दो टाइप्स की माइनॉरिटीज होती है। एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब जिनका धर्म इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है या बुद्धिज्म है। तो ये जो पर्टिकुलरली कॉलेजेस है ये रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी कॉलेजेस माने जाते हैं। और दूसरा होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या लैंग्वेज की माइनॉरिटी। अब इसमें आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है वो मराठी है, तो मराठी और इंग्लिश छोड़ के बाकी की जो भाषाएं हैं वो माइनॉरिटीज में आती है। तो उसमें हिंदी, गुजराती, कन्नड़ा, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम सब आती है। तो जो भी कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज रहेगा, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो या लैंग्वेज के, वहां पे जितनी भी सीटें हैं उसमें से आधी सीटें उस कम्युनिटी के लिए रिजर्व रहेंगी। जैसे अगर 100 सीटें हैं तो 50 उस कम्युनिटी के लिए रहेंगी और 50 सीट सबके लिए ओपन रहेंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो आई विल जस्ट टेक द नेम ऑफ द लोकेशन, क्योंकि कॉलेजेस के नाम वगैरह फिर वो लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चर्च गेट, मलाड, देन यू हैव के ए जयंतीलाल पटेल, आई थिंक बांद्रा या अंधेरी साइड है, आई एम सॉरी कांदिवली साइड है, देखना पड़ेगा, बट दिस इज ऑन दी वेस्टर्न साइड। राजर्षि शाहू महाराज कॉलेज विक्रोली, देन चेंबूर विवेकानंद, देन यू हैव एचवीपीएस एट घाटकोपर। अंधेरी बांद्रा साइड में रिजवी कॉलेज है। प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ इज इन विलेपार्ले। ठाकुर राम नारायण कॉलेज ऑफ लॉ इट इज इन दहीसर। देन यू हैव मलाड कांदिवली एजुकेशन सोसाइटी मलाड में। चेंबूर कर्नाटका कॉलेज ऑफ लॉ, एज द नेम सजेस्ट चेंबूर में। लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज गोरेगांव। श्री एल आर तिवारी कॉलेज मीरा रोड। उसके बाद एमएस कॉलेज ऑफ लॉ मुंब्रा। फादर एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ वाशी। ओरिएंटल एजुकेशन सोसाइटी सानपाड़ा। एनजीएलसी मतलब नारी गुरुशाहनी लॉ कॉलेज, सीएचएम कॉलेज के प्रीमाइसेस में उल्लासनगर। एमएस कॉलेज ऑफ लॉ वाड़ा। उसके बाद अढ़िया कॉलेज ऑफ लॉ विलेपार्ले, दिस इज अ गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज। अस्मिता कॉलेज ऑफ लॉ विक्रोली। नालंदा लॉ कॉलेज बोरीवली। देन सेंट रॉक्स डिग्री कॉलेज बोरीवली। एडवोकेट बाला साहेब आपटे कॉलेज दादर। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर लॉ कॉलेज भिवंडी। महात्मा गांधी मिशन लॉ कॉलेज नेरुल। देन आनंद विश्व गुरुकुल इन थाने। मांजरा चैरिटेबल ट्रस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमसीटी कॉलेज इन एरोली। डी वाई पाटिल लॉ कॉलेज नेरुल, डी वाई पाटिल जो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है। एडवोकेट भगवान केनी चैरिटेबल ट्रस्ट, दिस इज इन विटावा कड़वा। शाहू शिक्षण संस्था, दिस इज इन शहाड़। देन श्री इंद्रपाल बाबूराव चौगुले लॉ कॉलेज, दिस इज इन भिवंडी। शिवाजी राव जोंधळे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च शहापुर। देन यू हैव जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक कॉलेज इन न्यू पनवेल। देन बाळासाहेब ठाकरे लॉ कॉलेज तळोजा। गोखले एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज, दिस इज आई थिंक इन खारघर। सेंट विल्फ्रेड्स लॉ कॉलेज रायगढ़। देन यू हैव वन कॉलेज इन पालघर, विरार, सैंटा क्रूज। अच्छा, एक चीज है खास कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी सैंटा क्रूज, यहाँ पे जो कॉलेज है इसकी फीस है 50,000, टोटल इंटेक 60 का है। एंड ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए। सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्कूल ऑफ लॉ ठाणे कैंपस, ये भी बीबीए एलएलबी ऑफर करता है, टोटल इंटेक 60 का है।
Then you have Srimati Kamlaben Gambhir Chand Shah Law College. This comes under SNDT University, which is a women's university. तो ये 20,000 रुपीज इसका फीस है और BBA LLB ऑफर करते हैं। और SNDT यूनिवर्सिटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल ये सांता क्रूज में है, यहाँ पे भी 60 का इंटेक है, 20,000 फीस है। They also offer BBA LLB and it is a women's college. So these are the different colleges for 5 years law CET. आगे बढ़ते हैं 3 years के लिए, इसकी भी एक अलग से लिस्ट है। तो 3 इयर्स के लिए GLC आता है। इसमें आप देखिए कि टाइमिंग इसका अलग है। जो 3 इयर्स वाली बैच है वो मॉर्निंग में चलती है 7:30 और आफ्टरनून में उनका 5 इयर्स वाला बैच चलता है। तो 6270 ये फीस है, टोटल इंटेक 300 का है। न्यू लॉ कॉलेज दिस इज इन माहिम, ये रूपारेल कॉलेज के ही प्रेमाइसेस में आई गेस आता है। तो जहां जहां पे फी स्ट्रक्चर या 10,000 से कम है वहां पे आप देख सकते हैं कि दैट इज जनरली अ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, और जहां पे फी स्ट्रक्चर है 10,000 से ज्यादा है तो दैट इज अ प्राइवेट कॉलेज विच मे बी एसोसिएटेड विद वन और दी अदर यूनिवर्सिटी। जैसे हम लोग जो कॉलेजेस कवर कर रहे हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी को अफिलिएटेड है। फिर सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ है फोर्ट में, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ वडाला, VPM थाना कॉलेज थाने, देन बांद्रा में एक है JJ अडवाणी, विले पार्ले में जितेंद्र चौहान कॉलेज, KC कॉलेज किशन चंद चिलाराम दिस इज इन चर्चगेट, DTSS कॉलेज मलाड, देन वी हैव चेंबूर कर्नाटका कॉलेज ऑफ लॉ चेंबूर, देन चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर मलाड, हिंदी विद्या प्रचार समिति घाटकोपर, जयंतीलाल एच पटेल कांदिवली, राजर्षि शाहू कॉलेज विक्रोली, रिजवी इट इज इन बैंड्रा, आई एम सॉरी मुमरा गलती से हो गया, इट शुड बी बैंड्रा, ठाकुर रामनारायण कॉलेज ऑफ लॉ दहीसर, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी चेंबूर, लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज गोरेगांव, MKES मलाड, अंजुमन इस्लाम बैरिस्टर AR अंतुले कॉलेज CST, लाला लजपत राय महालक्ष्मी, MS कॉलेज ऑफ लॉ मुमरा, NGLC इन उल्लासनगर, ओरिएंटल इन सानपड़ा, LR तिवारी मीरा रोड, फादर एग्नेल वाशी, MS कॉलेज वाड़ा, प्रीति एकेडमी लॉ कॉलेज उल्लासनगर, अडिया कॉलेज विलेपार्ले, एंड वसंत दादा प्रतिष्ठान लॉ कॉलेज। देर इज नो, यू हैव टू गूगल दिस पर्टिकुलर कॉलेज कहाँ पे है। फिर संदेश कॉलेज विक्रोली, देन यू हैव बोरीवली में सेंट रॉक्स कॉलेज, नालंदा नालंदा इज इन बोरीवली, अस्मिता कॉलेज ऑफ लॉ विक्रोली, एडवोकेट बाला साहेब अपने कॉलेज दादर, DY पाटिल नेहरू, जीवनदम शैक्षणिक संस्था जीवनदम कॉलेज ऑफ लॉ कल्याण, महात्मा गांधी मिशन MGM कॉलेज नेहरू, MCT कॉलेज इन एरोली, देन डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज भिवंडी, आनंद विश्वगुरु थाने, इंद्रपाल बाबूराव चौगुले कॉलेज भिवंडी, नेक्स्ट कॉलेज इज इन कलवा, शाहपुर, पालघर, you have Viva College which is in Virar, Gokhale Education Society Kharghar, Bala Saheb Thackeray in Taloja. So this is the list of colleges. अब आप इसको आराम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इस कॉलेज का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, उसकी फीस क्या है। बिकॉज देखिए दोस्तों, जो फीस यहाँ पे मैंने अपलोड की है ये उनके वेबसाइट से मिली है, बट इन रियलिटी वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। तो एंड वन मोर थिंग कि कोविड के बाद ये सब कॉलेजेस अभी ऑफलाइन मोड में शुरू हुए हैं, तो ऑफलाइन मोड में अगर कॉलेजेस चलाने हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा होता है, तो इट मे हैपन कि इसकी फीस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैप राउंड क्या है, व्हाट इज दी कैप राउंड। कैप स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, जिसको CAP कहा जाता है। और यदि अगर आपको महाराष्ट्र में किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेनी है जो कि किसी यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी या सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ऐसे, तो यहाँ पे आपको MH लॉ CET लिखना और कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना, दोनों चीजें मैंडेटरी है। सिर्फ CET लिखने से एडमिशन नहीं होता है, उसके लिए कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है। MH लॉ CET के रिजल्ट्स इन डेट्स पे आए थे 11 सितंबर 2022 को 5 इयर्स वाला और नेक्स्ट डे 3 इयर्स वाला। तो जनरली एज अ थंब रूल नियम ये रहता है कि आपकी जो कैप की राउंड है वो 10 से 15 दिन में स्टार्ट होती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कैप की जो राउंड है वो 25 सितंबर के बाद शुरू होगी, और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी मैंने बताई है। आगे बढ़ता है। सो दिस इज स्कोर कार्ड, इसकी आपको एक प्रिंट लेनी है और इसकी 5 जेरोक्स कॉपीज रेडी रखनी है। जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगे तो 5 जेरोक्स कॉपीज आपको रेडी रखनी है। ये 2021 का स्कोर कार्ड था, ये 22 का है। इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें फोटो नहीं था, इसमें फोटो रहेगा। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, पहला तो चीज ये है कि आपको एक कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगेगा कि आप वो वही व्यक्ति है जो आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, आईडी प्रूफ कुछ भी आप दे सकते हैं। फिर लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं। फिर CET का एप्लीकेशन फॉर्म PDF कॉपी, अगर आपकी मोबाइल में कंप्यूटर में वो सेव्ड है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो चिंता का कोई विषय नहीं है। उनके सर्वर पे वो होता है, तो आपने अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया या एप्लीकेशन नंबर डाल दिया तो OTP वगैरह जनरेट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके पीछे
ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से। हॉल टिकट की कॉपी किसी एक ज़माने में मैंडेटरी रहती थी, 20 साल के रूल्स नहीं पता, लेकिन ये ऑप्शनल शायद हो सकता है। फिर एसएससी की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, दो सर्टिफिकेट लगते हैं। अब जनरली दोनों आइडियली हुए तो अच्छी बात है, बट नहीं है तो कोई एक भी चल जाएगा। एचएससी के साथ भी वही है। ग्रेजुएशन के जितने भी सेमेस्टर्स हैं, उसके या ईयरली पैटर्न, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो वो लोग ईयरली पैटर्न्स में जाते हैं, तो उसके लिए मार्कशीट आपको लगेगी। ये उन्हीं के लिए है जो 3 इयर्स का एलएलबी दिए हैं। उसके बाद आपको एक समरी सर्टिफिकेट, उसी को वो लोग कन्वर्जन सर्टिफिकेट कहते हैं। अब इसका रूल क्या है, ये थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए कि 5 इयर्स एलएलबी के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 45% आपको 12th में होने चाहिए, और 3 इयर्स एलएलबी के लिए एग्रीगेट आपका 45% डिग्री में आना चाहिए। मतलब सभी सेमेस्टर्स या इयर्स का जो एवरेज है वो 45 होना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें भी कास्ट वाइज डिफरेंसेस है, जैसे ओबीसी के लिए 42%, एससी एसटीज के लिए 40% लेकिन ये जो भी क्राइटेरिया है वो आप मैच करते हो कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए यू हैव टू फील दिस कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अब होता ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज है जो उनका स्कोर परसेंटेज में या मार्क्स में रिलीज करते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जो उनका स्कोर ग्रेड्स में या सीजीपीए में देते हैं। तो अगर ग्रेड्स में होगा तो कौन सी ग्रेड मतलब 45% और कौन सी ग्रेड मतलब 40%, ये कैसे पता चलेगा? तो दैट इज द रीजन कि अगर यदि आपका स्कोर ग्रेड्स में सीजीपीए में है, तो उसका एक फॉर्मूला भी आता है, या आप आपके कॉलेज में जाके, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कॉलेज में जाइए और वहां पे जाके अपने कॉलेज की हेल्प लेके उस सीजीपीए को या ग्रेड्स को परसेंटेज में, मार्क्स में कन्वर्ट करिए। और उसको आपको एक कागज पे प्लेन लिखना पड़ता है, ठीक है, ताकि सब लोग इक्वल फुटेज पे रहे, सबका जो मार्क है वो परसेंटेज में ही दिखे, और फिर दे विल बी एबल टू जज कि किसका 45 है किसका नहीं है। अब ये सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ पे डालना पड़ता है? अगर आपका 10th स्टैंडर्ड ये किसी ऐसे बोर्ड से हुआ है जहां पे फाइनल मार्क आपके सीजीपीए में या ग्रेड्स में दिए हैं, तो ये लगेगा। 12th के साथ भी यही सच है। और ग्रेजुएशन जो है वो अगर आपका सीजीपीए में वगैरह हुआ है तो आपको वो फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके परसेंटेज फॉर्मेट में आए हैं उनको ये नहीं भरना है। ये जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है या समरी सर्टिफिकेट है, ये सबको भरना पड़ता है। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर आपका जो स्कोर है, मार्क है, वो परसेंटेज और मार्किंग सिस्टम में आया है तो बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। और अगर वो सीजीपीए या ग्रेड में आया है तो आपको कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको शायद आपकी हेल्प लगेगी कॉलेज की। ये किस तरीके से दिखता है इसका एक मैं आपको झलक दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखता है, सो दैट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग। अब ये लास्ट ईयर का एक एक्चुअल कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, जिसमें से जी ये स्टूडेंट है जिन्होंने बीकॉम किया है बैंकिंग और इंश्योरेंस में। इनका ईयर ऑफ पासिंग 2019 है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, नाम कुछ XYZ है, एंड नेम ऑफ द कॉलेज इज कुछ PQR रहेगा। अब इनमें इनका जो सेमेस्टर है उसके मार्क उन्होंने दिए हैं कि कितने मिले कितने में से। जैसे 331 मिले 700 में से, 359 मिले 700 में से, 347 700, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टोटल जो है वो 2126 है आउट ऑफ 4000, और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 53.15। तो दिस इज अ रेडी समरी। तो जो लोग आपका पेपर्स को स्क्रूटिनाइज करने वाले हैं उनके लिए ये आसान हो जाता है चीजों को चेक करना। तो दैट इज द रीजन कि ये इसको एक्चुअली कन्वर्जन सर्टिफिकेट ना कहते हुए उन्होंने समरी सर्टिफिकेट कहना चाहिए था। बट खैर जो उनका ऑफिशियल कीवर्ड है उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर नीचे आपको सिग्नेचर करनी है और आपका नाम लिखना है। तो दैट इज हाउ कन्वर्जन सर्टिफिकेट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट के कुछ कुछ मैंने सैंपल कॉपीज दिए हैं, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्यों लगता है ये आपको समझ में आया रहेगा। तो सैंपल रिजल्ट्स एंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जैसे 10वीं और 12वीं जिसका सीबीएसई बोर्ड से हुआ है, या आईसीएसई बोर्ड या आईजीसीएसई, कैम्ब्रिज, इंटरनेशनल बोर्ड, जिनका ग्रेजुएशन सेमेस्टर और ग्रेजुएशन ईयरली पैटर्न में हुआ है, और जिन्होंने मास्टर्स लिया है सेमेस्टर में या ईयरली पैटर्न में। तो यहाँ पे आप देखिए कि 10th और 12th का सीबीएसई बोर्ड का दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक डायरेक्टली उन्होंने जो रिजल्ट है वो दिया है परसेंटेज फॉर्मेट में, या आई वुड से कि मार्किंग फॉर्मेट में, और उसको वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट किया है। तो ये भी एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट ही है, बट उसमें कुछ करना नहीं है, खाली कॉपी पेस्ट करना है। सिमिलरली कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर आईसीएसई 10th एंड 12th बोर्ड, इसके बाद फॉर इंटरनेशनल बोर्ड आईबी बोर्ड, उसके बाद कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर कैम्ब्रिज बोर्ड, उसके बाद कन्वर्जन सर्टिफिकेट 6 सेमेस्टर डिग्री, ये तो अभी अभी मैंने दिखाया आपको। फिर कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर ईयरली पैटर्न, जिनका ईयरली डिग्री हुआ है वो लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का मार्क लिखे, एंड दे शुड साइन द पेपर।
फिर कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, और फिर यस, यहाँ तक ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको लगेंगे। अब ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक्चुअली वो लोग अपने वेबसाइट पे अपलोड करता है, ठीक है। तो मेरे पास जो है ये लास्ट ईयर का 2021 का मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको 2022 के कन्वर्जन सर्टिफिकेट के लिए रुकना है। सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, स्कोर कार्ड इस तरीके से दिखता है, और कन्वर्जन सर्टिफिकेट इस तरीके से। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग थे, डॉक्यूमेंट्स की स्लाइड पे, तो वहीं पे जाते हैं वापस। ठीक है, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यदि अगर आप उसमें आते हैं कास्ट में, तो एस सी एस टी ओबीसी। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए लगता है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सीवीसी, एस सी एस टी ओबीसी। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और एक प्रूफ लगता है कि आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हैं। तो ये कैसे प्रूव करें? तो 3 डॉक्यूमेंट से आप प्रूव कर सकते हैं। एक मतलब कि आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, दैट इज बर्थ सर्टिफिकेट, या आपने स्कूलिंग आपकी महाराष्ट्र से कंप्लीट की है, दैट इज स्कूल सर्टिफिकेट, या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ताकि ये प्रूव हो सके कि आप महाराष्ट्र में कई सालों से, जो भी क्राइटेरिया है उनका 7 ईयर 10 ईयर्स, उतने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हो। अब ये करना इसके लिए जरूरी है 14th नंबर का, क्योंकि आप देखना कि महाराष्ट्र के में जो भी एलएलबी के कॉलेजेस है, इसमें 85% कोटा, मतलब 100 में से 85 सीट्स ये उनके लिए रहती है जो लोग महाराष्ट्र में रहने वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उनकी मदर टंग मराठी हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये उसका क्राइटेरिया है। और अगर ये क्राइटेरिया में जो लोग फुलफिल नहीं होता है, तो ऑल ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट है उनके लिए कैंडिडेट का कोटा है 15%। तो यदि अगर आप ये 14 सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये प्रोवाइड कर पाते हो तीनों में से कोई एक, तो आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे ज्यादा जगह है, स्पेस ज्यादा है, कट ऑफ कंपेरेटिवली कम लगेगा एज कम्पेयर टू ओएमएस। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन कोटा अलग रहेगा। फिर जो मनपसंद कॉलेज है वहां पे शायद आपको नहीं मिल पाएगा, तो कट ऑफ में फर्क पड़ता है। बाकी आपको एडमिशन तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये चीज है फंडामेंटली। तो अभी तक हमने ये सब चीजें कंप्लीट की कर ली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं देख लिए हैं, आगे बढ़ता है। अब देखिए कि एडमिशन कैसे होता है कॉलेज में। तो आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है उसके 5 सेट्स बनाने हैं, और एक प्लास्टिक के फोल्डर पे आप उसको रख दीजिए। कुछ कॉलेज 3 सेट्स लेते हैं, ज्यादातर कॉलेज 5 सेट्स लेते हैं। तो फिजिकल कॉपीज ऑफ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। अब ये जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसके स्कैन्ड कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। एक मोबाइल फोन में आपका स्कैनिंग का एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, कैम स्कैनर या वैसे ही कोई। कैम स्कैनर तो आई थिंक गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया है, तो बाकी ऐसे सिमिलर बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। बिकॉज व्हेन यू आर अंडर गोइंग अ कैप राउंड, तो उसमें आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर लेटर ऑन आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे मान के चलिए अगर आपने पुणे यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन किया है, ये जो पॉइंट है ये 3 इयर्स एलएलबी के लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट है। तो वो वहां से एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट भेजता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ पे था और अभी आपके यूनिवर्सिटी में आ रहा है। लेकिन ये ज्यादातर केसेस में आपको कुछ काम नहीं करना होता है, कॉलेज टू कॉलेज ही कन्वर्ट, ये पूरा कन्वर्सेशन होता है ऑफिशियल। तो और ये आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद की प्रक्रिया है, तो अभी इसमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको उस कॉलेज की फीस है, मोस्ट केसेस में ये ऑनलाइन भरनी पड़ती है, और फीस पेड की जो रिसिट है वो आपको वहां पे सबमिट करनी है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब कैप राउंड क्या है? तो कैप इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज और हर मेरिट शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी बायस और पार्शियलिटी। ओके, तो टोटल कैप के राउंड्स होते हैं 3 मैक्सिमम पॉसिबल, कभी कभी 2 राउंड में ही सीट्स खत्म हो जाती है। तो इट मीन्स देयर आर 2+1 लिस्ट रिलीज एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कट ऑफ। जैसे जीएलसी ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसका कट ऑफ लेटर अज्यूम पहले कैप राउंड में 120 मार्क्स का लगा। अब दूसरे कैप राउंड में वो 100, अब 120 टोटल उसमें 240 सीट्स है, और 120 कट ऑफ वाले या उससे ज्यादा स्कोर लाने वाले ऐसे 180 लोगों ने एडमिशन ले ली, लेकिन फिर भी सीट्स 60 सीट्स बचे हुए हैं। अब ऐसी सूरत में अगर उन्होंने वो 120 का ही क्राइटेरिया रखा है, तो फिर कुछ भी स्टूडेंट नहीं बचे, क्योंकि जो है जिनका स्कोर 120 के ऊपर है उन्होंने सबने एडमिशन ले ली है। तो दे हैव टू रिड्यूस द स्कोर। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको एक पैरेलल उदाहरण दूं, तो मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो सब्जी बेच रहा है, ठीक है। अब वो सुबह जब मार्केट में आता है तो वो सब्जी का भाव थोड़ा ज्यादा रखेगा,
जैसे शाम होते जाएगी वैसे उसको पता है कि अभी मुझे दुकान रात को 9 बजे बंद करना है, तो मैं थोड़ा-सा सब्ज़ी जल्दी खत्म होने के लिए उसको और सस्ता बिकूँगा बेचूँगा। और रात को 8 या 9 बजे जब मुझे दुकान बंद करनी है, अब अगर मैंने दुकान बंद कर दी और सब्ज़ी वैसे की वैसी पड़ी रही तो वो खराब होने वाली है। तो बेहतर ये है कि मैं अपनी प्रॉफ़िट मार्जिन कम कर दूँगा या नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे उसको बेच दूँगा। तो एट 9 ओ क्लॉक या प्रोबेबली लेट आफ्टर दैट मैं उस सब्ज़ी का जो रेट है वो एकदम कम चार्ज करूँगा। तो कॉलेजेस के साथ भी वही लॉजिक रहता है। अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इवन फॉर कॉलेजेस। तो वो लोग पहले राउंड में कट ऑफ हाई रखते हैं, फिर जितने भी एडमिशन होते हैं, उसके बाद जो वैकेंसीज़ बचती है, तो सेकंड राउंड में कट ऑफ और नीचे लिया जाता है और वही लॉजिक थर्ड राउंड में फॉलो किया जाता है। बट कुछ कॉलेजेस इतने हॉट फेवरेट रहते हैं कि वहाँ पे थर्ड राउंड तक नौबत आती ही नहीं है। मतलब 2 ही राउंड में शाम को 7 बजे ही मेरी सब्ज़ी खत्म हो गई, तो 9 बजे तक मैं दुकान रखूँगा ही नहीं। तो सिमिलरली 2 ही राउंड में अगर पूरे के पूरे सीट्स खत्म हो गए, तो फिर आगे जाके कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने की, तो ऐसे कॉलेजेस फिर शायद पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है? अब स्टूडेंट्स के बीच में जो कॉलेज की डिमांड है, ये फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। पहला ये है कि टोटल परमिटेड वैकेंसीज़ कितनी है उस कॉलेज में और उस कॉलेज का ओवरऑल रेपुटेशन क्या है। फिर दूसरा कि उसकी फी स्ट्रक्चर क्या है, जितना फी स्ट्रक्चर कम रहेगा, उतना उसके बीच में स्टूडेंट्स के बीच में कॉलेज के लिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगी। तीसरा ये है कि वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, कि वहाँ से पास होने के बाद कितने जल्दी अच्छी जगह पे इंटर्नशिप या जॉब मिलता है, कहाँ पे प्लेसमेंट्स होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और फिर उस कॉलेज का कल्चर, क्राउड, लोकेशन, ट्रैवलिंग टाइम, ये सब भी कुछ इश्यूज़ है, जो इसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको लेट मी गिव यू माय ओन एग्जांपल कि मैंने जब ये एग्जामिनेशन लिखी थी, तो उस टाइम पे जीएलसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुझे अलॉट हुआ था। बट ये कॉलेज का जो लोकेशन है वहाँ से मैं काफ़ी दूर रहता हूँ और ये कॉलेज मॉर्निंग का है, तो फिर इतने जल्दी बीइंग अ वर्किंग पर्सन मुझे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इतने जल्दी वहाँ पे पहुँचे और फिर उसके बाद ऑफिस के लिए जाएँ। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने कॉलेज का चॉइस ये बदल दिया और मैंने जीएलसी मिलने के बावजूद भी आई डिसाइडेड टू डू लॉ फ्रॉम अनदर कॉलेज व्हिच वाज़ इक्वली अ गवर्नमेंट कॉलेज। बट ये चीज़ें भी होती है, तो जो भी आपकी प्राथमिकता है, उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, उसके ऊपर आप ध्यान देना। अब आप कॉलेजेस का प्रेफ़रेंस जब भी डिसाइड करोगे, तो क्या-क्या चीज़ों को आपने महत्व देना चाहिए? पहला तो चीज़ ये है कि वेदर दैट कॉलेज इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ प्राइवेट कॉलेज। अब आप देखिए कि कॉलेज चाहे कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों आता तो है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ही। ओके, लेकिन वहाँ की टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूड कोर्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, प्लेसमेंट सिनेरियो, फीस, ये सब चीज़ें बदलेंगी। ओके, तो देयर आर सम गुड प्राइवेट कॉलेजेस व्हिच आर एक्सट्रीमली गुड, जहाँ पे एज़ गुड एज़ गवर्नमेंट कॉलेज जैसी फैसिलिटीज़ है और उनका रेपुटेशन है। गवर्नमेंट के ज़्यादातर कॉलेजेस एड उन्हें तभी मिलती है जब वो लोग अपना क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोकेशन ऑफ कॉलेज और ट्रैवलिंग टाइम आप इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देना। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई एक आध स्टूडेंट है जो अंबरनाथ साइड रहता है और उसका स्कोर काफ़ी अच्छा आया है और उनको जीएलसी जैसा कॉलेज अलॉट हो रहा है। अब अंबरनाथ स्टेशन से वो 3 किलोमीटर दूरी पे रहता है, तो घर से शेयर रिक्शा से स्टेशन आने में उसके 12-15 मिनट जाते हैं। फिर आते-आते ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे लिए ट्रेन खड़ी है, रुकी हुई है। तो उसमें भी आने में 4-5 मिनट का वेट है, कभी-कभी क्राउड ज़्यादा होगी तो वो ट्रेन आप छोड़ देते हो। तो ये सब प्रैक्टिकल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एक्चुअली जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है वो 2 सवा 2 घंटे का बनता है सिंगल जर्नी और आने के टाइम पे 2 अढ़ाई घंटे का आने के टाइम पे। तो टोटल आप मिनिमम साढ़े 4 से 5 घंटे ट्रैवलिंग में दे रहे हो। ओके, इसमें आपका फिजिकल फटीग भी आया। ऐसा तो नहीं है कि घर पे आप आओगे और मतलब आपने जूते निकाल दिए और तुरंत हाथ में किताब ले ली। फटीग भी रहता है, वी ऑल आर ह्यूमन्स। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप 6 घंटा दे रहे हैं 1 दिन का मल्टीप्लाइड बाय 6 दिन, मल्टीप्लाइड बाय ऐसे पूरे साल भर में 52 वीक्स आते हैं, 12 महीने और ऐसे 5 साल। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि इतने सारे टाइम में आप क्या-क्या कर पाओगे। यू कैन लर्न अ डिफरेंट स्किल, यू कैन परस्यू अ हॉबी, आप आपका लीजर में टाइम दे सकते हैं, आप कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप आपकी नींद कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिवली आप कर सकते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। ऑब्वियसली कॉलेज क्वालिटी डज़ मैटर बट इवन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ट्रैवलिंग में जितना टाइम दोगे, उतना वो आपका टाइम बर्बाद होगा। फिर तीसरा है फीस ऑफ द कॉलेज। आई बिलीव कि इट इज़ नॉट दैट बिग थिंग अगर आपने स्किलफुली चीज़ों को कंप्लीट किया है, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले 6 महीने की जो सैलरी आपको मिलेगी, कहीं पे भी,
किसी लॉ के जॉब में, या फिर अगर आप प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करोगे तो आपका पूरा खर्चा वसूल होगा, ओनली इफ यू आर स्किलफुल एंड सिंसियर। बट एक आध डेढ़ साल में तो वसूल होने ही वाला है। तो फीस ऑफ द कॉलेज ये सेकेंडरी या टर्शरी मुद्दा हो सकता है। फिर कौन सा कोर्स आपको चाहिए, जैसे बीएलएस चाहिए या बीबीए चाहिए, ये सब चीजें भी मायने रखती है। उस कॉलेज का रेपुटेशन, टीचिंग, प्लेसमेंट सिनारियो क्या है, कॉलेज का टाइमिंग क्या है। जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर वर्किंग पीपल। जैसे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आफ्टरनून की बैच को ऑफर करता है। 4 4 o'clock को उनका लेक्चर स्टार्ट होता है और 7:30 8 o'clock को खत्म होता है। अगर आपका वर्क टाइम ऐसा है कि 11 बजे आपको जाना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है, और रात को 7 8 बजे आप छूटते हो, तो लगभग ये तय है कि आप कभी भी कॉलेज अटेंड नहीं कर पाओगे। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये नियम है कि आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस आपका होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस उस रूल को बहुत स्ट्रिक्टली अपहोल्ड करते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका कॉलेज का टाइमिंग और अटेंडेंस का डिसिप्लिन कैसा है वहां पे। अगर आप वर्किंग है, 3 इयर्स स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेहतर ये होगा कि कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में आप लिख दीजिए कि आप वर्किंग है, ताकि आगे जाके अगर कुछ इशू होता है तो आप ये क्लेम कर सकते हो कि मैंने एडमिशन के टाइम पे बताया था दैट आई एम वर्किंग। एंड सेकंड थिंग कि जो प्रिंसिपल्स है या वाइस प्रिंसिपल है, तो उनसे एक बार कर्टसी विजिट आप कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है एंड आई एम अ वर्किंग स्टूडेंट। तो आप कोशिश करिए जितना हो सकता है वहाँ पे अटेंडेंस रखने की। बट कुछ अगर 19 20 होता है तो अ, मतलब द कॉलेज विल कोऑपरेट विद यू। ठीक है। अब आपको जो कॉलेज की लिस्ट है ये सिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज ऊपर मैंने ली है। तो आप गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करिएगा। एक और चीज आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर करिए कि वेदर इट प्रोवाइड्स ओनली 5 इयर्स लॉ और 3 इयर्स लॉ एज वेल। उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, टाइमिंग क्या है। तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ 3 या 4 या 5 शॉर्टलिस्ट करने हैं कॉलेजेस को। आप इसको 10 10 शॉर्टलिस्टिंग भी कर सकते हैं, बट मिनिमम आप 4 तो करिएगा। और ऐसे जो स्टूडेंट है जो 12th के बाद देने वाले, वो और उनके पेरेंट्स एक बार जो रूटीन यूजुअल रास्ता होता है उस कॉलेज तक का, वहां पे एक बार आप जाके आइए। इसमें पेरेंट और जो स्टूडेंट है उन दोनों ने जाना जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट इसके लिए, क्योंकि रोज 5 साल तक आपको जाना है वहां पे, तो जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वहां पे आती है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। दूसरा कि पेरेंट्स को भी ये अंदाजा आएगा कि कितना लंबा है कॉलेज, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अंदर कैंटीन से लेके वॉशरूम की फैसिलिटीज किस तरीके से है। इसका एक फर्स्ट हैंड ब्यौरा आपको मिलेगा। एक और इसमें फायदा ये होता है कि व्हेन यू विल विजिट एनी कॉलेज तो यू ट्राई टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। वहाँ की मैनेजमेंट या स्टाफ शायद आपको ट्रू फीडबैक नहीं दे, बट वहाँ के स्टूडेंट आपको जरूर ट्रू फीडबैक देंगे। अगर अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, अगर नहीं है तो उस तरीके से वो आपको नेगेटिव फीडबैक देंगे। तो यू हैव टू राइट डाउन दिस इंफॉर्मेशन एंड उसके बाद ही आप कैप राउंड में प्रोसेसिंग में आप चले जाइए। अब देखिए कि एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि मान के चलिए अगर आप कहीं पे घूमने जाने वाले हो, लेट अस अज्यूम गोवा घूमने जाने वाले हो, और वहां पे आपका एक आध हफ्ते का ट्रिप है, तो एक हफ्ता कौन से होटल में रहना चाहिए, इसके लिए आप मेक माई ट्रिप या बाकी सब वेबसाइट्स पे उसके रिव्यूज देखते हो, पढ़ते हो, फोन करते हो, ये सब करते हो। तो जस्ट आपको किसी एक जगह पे 7 दिन जाना है, तभी आप इतना रिसर्च करते हो। तो डोंट यू थिंक कि किसी एक कॉलेज में आपको 3 साल या 5 साल गुजारने हैं, तो आपने इतना या कम से कम इससे थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करना चाहिए। तो ये उसके पीछे का पर्पस है कि आपने ये कॉलेजेस क्यों विजिट करने चाहिए। तो यू हैव टू विजिट दिस एटलीस्ट 4 5 10 जितने भी कॉलेज आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं। अटेंडेंस के बारे में मैंने बताया आपको कि दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बट इट हैज स्पेशल रिलेवेंस टू दी वर्किंग पीपल। 3 इयर्स के लॉ के जो स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा, क्योंकि 5 इयर्स वाले तो वैसे भी वर्किंग नहीं है। तो आपके पास कोई लॉजिकली कारण नहीं है कि आपने कॉलेज क्यों नहीं अटेंड करना चाहिए। ठीक है। तो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल। लॉ में कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं होता है। मेडिकल साइंस, लॉ, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये ऐसी डिग्रीज है जहाँ पे आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी होता है। तो देर इज नो करस्पॉन्डेंस कोर्स अवेलेबल इन लॉ। एटलीस्ट वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफर नहीं करती है, कुछ इंस्टीट्यूट देते रहेंगे, बट बीसीआई का उसको मान्यता नहीं है। इसके लिए अटेंडिंग कॉलेज बिकम्स मैंडेटरी। हाउएवर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव मॉर्निंग बैचेस, मतलब वर्किंग वाले कैंडिडेट्स आराम से कॉलेज को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस ये मैनेज हो सकता है बाय कीपिंग गुड रिलेशंस विद स्टाफ, बैचमेट्स। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोफेसर को 6 महीने में एक बार भी आपका चेहरा नहीं दिखा है और वो उसको पता ही नहीं है कि आप कौन है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपके जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है जॉब पे, जैसे ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह करता है, तो स्टॉक मार्केट 9:15 बजे खुलता है और कॉलेज का लेक्चर 8 बजे रहता है।
तो यू कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुछ चीजें पाने के लिए कुछ चीजें खोनी पड़ती है। तो ये जो प्रिंसिपल है यहाँ पे भी लागू होता है। फिर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे मूड कोर्ट है, प्रैक्टिकल है, पुलिस स्टेशन विजिट्स है, ये मैंडेटरी होता है, सबको वहां पे जाना पड़ता है। तो यू कैन मीट योर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इन एडवांस टू डिस्कस एनी इश्यूज, ठीक है। अब फीस, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो 8 साल के 12,000 के दरमियान होती है। वाइलेस जो सरकारी जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज है जो किसी यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, उसमें फीस स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 25 टू 35 40, कुछ कुछ केसेस में 60-65,000 रुपीज भी फीस रहती है। तो आप जब भी कॉस्ट कंसिडर करेंगे तो सिर्फ फीस का कॉस्ट मत कंसिडर करना। इसमें फीस आई, किताबें आए, अगर कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट है तो आप उसकी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, फिर ट्रैवलिंग टाइम आया, रोज का जो भी आपका रिक्शा पास, रिक्शा या फिर ट्रेन या बस का पास रहेगा, टिकट रहेगा, स्टेशनरी रहेगी। तो छोटे छोटे चीजों को भी आप इसमें कंसिडर करिएगा, सो दैट आपका डिसीजन आसान हो जाएगा। और जो फीस आती है, ये 1 साल की फीस है, आपको इसको 3 या 5 ईयर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आगे बढ़ता है। अब कैब की राउंड कब स्टार्ट होगी? तो ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं 20 सितंबर को, तो आज से 5 या 6 दिन में होना चाहिए, बट दावे के साथ कोई नहीं बता सकता। तो कैप राउंड का जब भी पोर्टल स्टार्ट होगा, तो वेट फॉर द कैप पोर्टल, इसकी जो लिंक है और टाइमलाइन है वो हम लोग ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। फिर आप इसको, वंस द पोर्टल इज ओपन, तो आपको लॉग इन करना है और जो स्कैन्ड इमेजेस है उसको अपलोड कर देना है। इसके बाद पोर्टल को यूज करने की 1000 रुपीज फीस रहती है, जनरली लास्ट ईयर तक थी, इस साल भी होगी, तो वो आपको पे करना है। उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं कॉलेजेस के। जैसे ड्रैग इन ड्रैग आउट ऑप्शन होता है, राइट हैंड साइड में कॉलेजेस के पूरे नाम और एक सर्च विंडो दिया रहता है, सर्च बार, वहाँ पे वो नाम या उसका जो कॉलेज का नंबर है वो डाल के वो कॉलेज सामने आएगा, तो आपको उसको राइट से लेफ्ट में ड्रैग करना है या ऐड करना है। वो विजुअली कैसे दिखता है वो जब भी कैब पोर्टल स्टार्ट होगा तो हम लोग बताएंगे, वीडियो बना देंगे उसका भी एक। एटलीस्ट 10 से 15 कॉलेज, यहाँ पे तो 10 लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी 15 कॉलेजेस आपने भरने चाहिए। बिकॉज सी, भले आपका स्कोर कम है जैसे 40 50 60, लेकिन आप कॉलेजेस ज्यादा भरिएगा। ओके, अगर एक आध दो तीन कॉलेजेस भरोगे, तो अगर उस कॉलेज का कट ऑफ उतना नहीं गिरा, जो कि नहीं गिरेगा इतने कम लेवल पे, तो यू विल एंड अप इन नॉट गेटिंग एनी कॉलेज, क्योंकि जो आप मांग रहे हो वो मिल नहीं सकता, और जो मिल सकता है वो आपने मांगा ही नहीं। इसके लिए टू बी ऑन द सेफर साइड यू शुड फील एटलीस्ट 15 to 20 ऑप्शंस। अगर आपका स्कोर स्कोर आपका जितना कम है उतना आप कॉलेजेस ज्यादा डालिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 15 कॉलेज का नाम आपने डालना चाहिए, ठीक है। फिर जो भी आपको टॉप प्रायोरिटी कॉलेज है आपका, वो पहला नाम आप डालिए। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इस दुविधा में मत रहना कि अरे जीएलसी का कट ऑफ तो 118 115 लगता है, मेरा स्कोर 105 है तो मैं कैसे डालूं, या 100 है तो मैं नहीं डालूं या डालूं। ऐसी सिचुएशन में आपने जरूर उसको आपके प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि देना ना देना ये उनका काम है, बट हम लोग बिल्कुल भी उसको डिमांड ही ना करें, ये गलती होगी। तो आपका जो भी प्रेफरेंस है वो आप भर के रख दीजिए। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिला तो दूसरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके लिए आप रेडी रहना। एज पर द रैंक एंड मेरिट द कॉलेज विल बी अलॉटेड। अब कैंडिडेट का अगर सेम परसेंटेज रहेगा, आई मीन सेम स्कोर रहेगा, तो सिनारियो ऐसा है कि पहले तो वो लोग ये चेक करते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड में दोनों का स्कोर क्या है। जिसका ज्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर उसमें भी क्लैश होता है तो फिर वो लोग 12वीं कक्षा का परसेंटेज देख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पे दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा होल्ड और दूसरा आएगा बेटरमेंट, या आई एम सॉरी, फ्रीज और बेटरमेंट। फ्रीज रहेगा और बेटरमेंट रहेगा। फ्रीज मतलब आपने जो कॉलेज दिया है, उन्होंने जो दिया है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, वहां पे प्रोविजनल अलॉटमेंट की लेटर की एक कॉपी आएगी, उसको प्रिंट लेके आपको कॉलेज में जाना है एंड दे विल गिव यू एडमिशन। दूसरा, कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज नहीं चाहिए आपको, बट फिर भी आपको वो होल्ड करके रखना है, आपको वो छोड़ना नहीं है, बट अगले राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो उसको बेटरमेंट कहते हैं। तो वो बटन आप दबाएंगे तो जो मिला है वो कॉलेज लॉक हो जाएगा, बट वहां पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका जनरेट नहीं होगा, या अगर होता है तो उसको आपको प्रिंट नहीं देनी लेनी है, और यू आर नॉट सपोज टू गो टू द कॉलेज। अब सेकंड कैप राउंड में जब भी आप पार्टिसिपेट करोगे और अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिलता है तो ये आप छोड़ दीजिए, अनहोल्ड कर देना आप उसको। और नहीं होता है तो पहला वाला जो कॉलेज है वो तो आपका फिक्स रहेगा ही। तो ऐसे करते करते फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक आप जा सकते हैं। तो दिस इज हाउ आपका एडमिशन प्रोसेस होता है।
अब मान के चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ कॉलेज आपको मिला जहाँ पे आप सेटिस्फाइड है कि हाँ यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ चाहती हूँ, और तो फिर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की प्रिंट आउट लेनी है सीईटी पोर्टल से, और वो उसको लेके जाना है जो टाइम पीरियड विंडो पीरियड उन्होंने दिया है उसमें। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो वेरीफाई करेंगे, वापस आपको दे देंगे। जो भी कॉलेज की फीस है वो पे करनी है, और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर। एंड इस हिसाब से जनरली कैब का, किसी भी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का लॉजिक चलता है। उसमें कुछ 19-20 डिफरेंसेस रहेंगे तो वी विल टेल यू। अब आप देखिए कि कॉलेजेस की जो चॉइस है वो कैसे अपनी करनी चाहिए। प्लीज रिमेंबर दैट चॉइस ऑफ कॉलेज डिपेंड्स फर्स्ट ऑब्वियसली ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, द प्लेसमेंट्स। लेकिन अगर किसी रीजन से आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो उस चीज को लेके आप ज्यादा चीजें दिल पे मत लेना। रीजन ये है कि लीगल प्रोफेशन डिपेंड्स लेस ऑन थियोरेटिकल बट मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, जैसे एमबीबीएस है तो हम लोग कभी ये नहीं पूछते किसी डॉक्टर को कि भैया तुम्हारा नीट में स्कोर क्या था, या एमबीबीएस में फाइनल ईयर में आपका क्या परसेंटेज था, ये बताओ फिर ही मैं जो है ट्रीटमेंट आपसे लूंगा। ऐसा तो नहीं होता है। जो भी डॉक्टर है जिसका डायग्नोसिस अच्छा है, जिसके क्विक रिजल्ट्स हैं, और जो रीजनेबली फीस चार्ज करता है, तो वहां पे जनरली क्राउड आती है। तो लॉयर्स के साथ भी वैसे ही रहता है। एक ऐसा लॉयर जो मतलब अपने क्लाइंट्स के प्रति ईमानदार है, उसके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स है, उसकी फीस रीजनेबल है, और ओवरऑल ओवरऑल ही हैज अ गुड रेपुटेशन, तो उसके पास धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसका एक गुडविल बिल्टअप हो जाएगा। तो जो भी कॉलेज आपको मिले, सो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। आपको इनफैक्ट वहां से एक आपका नया बिगिनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो विच एवर कॉलेज यू विल गेट, यू विल अल्टीमेटली बिलोंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी। तो जो सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर है, और मार्किंग सिस्टम है, पैटर्न है, ये सब चीजें सेम रहने वाली है। तो इन द लॉन्ग रन इट मेक्स अ वेरी लिटिल डिफरेंस। शॉर्ट टर्म में इट मे मेक सम डिफरेंस, बट लॉन्ग टर्म में आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली आप कॉलेजेस में अगर बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ाया जा रहा है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेमेस्टर पैटर्न के लिए कोचिंग है, हम लोग भी वो कोचिंग चलाते हैं, तो आप ऐसे कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आपके आपके एलएलबी के सेकंड या थर्ड ईयर से, मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर से ही आप किसी अच्छे लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करना स्टार्ट करिए। इंटर्नशिप मतलब वहाँ के उसके जो पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, पुलिस स्टेशन विजिट्स है, या बाकी जो सब क्लेरिकल काम है वो थोड़ा सा हैंडल करना। इससे आपको बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ इंसाइट्स एज टू हाउ लॉ एक्चुअली वर्क्स। ट्राई टू मेंटेन गुड स्कोर इन एवरी सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर से ही आप ध्यान रखिए, सो दैट आगे जाके आप एमपीएससी की फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि एक जज की एग्जाम होती है, वो दे सकता है। इसके लिए 55% होना मैंडेटरी है। जो इलेक्टिव या चॉइस सब्जेक्ट है वो आपको फाइनल कंक्लूडिंग सेमेस्टर्स में लेने पड़ता है, और वो भी बीएलएस में मिलता है, बीबीए में वो चॉइस जनरली नहीं रहता है। एंड सक्सेस इन लीगल प्रोफेशन डिपेंड्स मोर ऑन योर स्किल्स। So whichever the college you will get at the end of the third cap round, be settled with that and start working on your skills. तो ये कुछ चीजें मुझे बतानी थी। अब आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा टेंटेटिवली फ्रॉम द अक्टूबर और नवंबर ऑफ 2022। कैब की जो राउंड है वो 10-12 दिन में स्टार्ट होगी, जनरली 45-50 दिन लगते हैं। और वो होने के बाद यूर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स वुड बी इन द मंथ ऑफ जनवरी और फेब 2023। ये जो पूरा शेड्यूल है ये कोविड की वजह से आगे चला गया है, अदरवाइज ये शेड्यूल जून में वगैरह एग्जाम होती है, एंड योर अगस्त या सितंबर में कॉलेज स्टार्ट होते हैं। बट वट एवर द सिनारियो इज, आपका एग्जामिनेशन आने वाले 6 महीने के अंदर रहेगा। तो अलॉन्ग विद द सीईटी कोचिंग वी आल्सो प्रोवाइड कोचिंग फॉर लॉ सेमेस्टर्स। तो अगर आपको उसमें कोई दुविधा है, डाउट है, या कहीं पे आपको हेल्प चाहिए रहेगी, तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू। सो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर करियर, एंड ऑल द बेस्ट। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि अगर आपने नहीं किया है तो, एंड ट्राई टू स्प्रेड दिस वीडियो जिनको एलएलबी एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। प्लीज मेक अ व्हाट्सएप टेक्स्ट ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर, काइंडली डू नॉट कॉल। आपकी जो भी क्वेरी है व्हाट्सएप के ऊपर आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।